साल है 17 जनवरी 2023, जब मैं अपनी ज़िंदगी में एक नया इतिहास लिखने जा रहा था। मेरी लाइफ की सबसे पहली सोलो राइड, एंड वो भी वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस प्लेस एंड इन एक्सट्रीम विंटर्स, जहाँ पे सर्दियों में तापमान -30 डिग्री तक पहुँच जाता है। इट्स नन अदर देन द विंटर वंडरलैंड ऑफ इंडिया, स्पीति वैली। चल चल पैर ऊपर रख ले, चलाएगा धीरे धीरे। काम करो, सबसे पहले आज भी मुझे वो दिन याद है जब एक 21 साल का लड़का अपना सपना पूरा करने जा रहा था। आज से पहले मैंने सिर्फ 100-200 किलोमीटर की राइड करी थी। पहली बार मैं 2000 किलोमीटर की राइड पे जा रहा था। मन में थोड़ी घबराहट भी थी कि कैसे चीज़ें प्ले अराउंड करेगी, अकेले कैसे मैनेज करूँगा मैं। बट जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, मेरा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होते गया एंड मुझे फिर थोड़ी चीज़ों की क्लैरिटी भी होने लगी। और ये सब होते होते मैं शिमला पहुंच जाता हूँ और 20 तारीख की सुबह को मेरे होटल के बाहर से जो नज़ारा था, इट वॉज माई फर्स्ट एवर स्नोफॉल एक्सपीरियंस। वैसे होटल वाले ने मुझे मना किया था कि आप आज मत जाओ बिकॉज रेड अलर्ट है एंड स्नो स्टॉर्म आने वाला है। बट मैंने सोचा कि यार कितना ही बुरा हो सकता है यार, मतलब मुंबई की बारिश को झेल चुके हैं तो ये स्नो भी कितनी बड़ी चीज़ होगी। तो मैं निकल पड़ा रामपुर के लिए। अब बिकॉज ऑफ हैवी स्नोफॉल कुफरी वाला रोड बंद था, तो मैंने एक ऑल्टरनेट रूट ढूंढ निकाला जो कि एक जंगल की तरफ से होके जाता है। अब शुरुआत में सब सही चल रहा था, 3 किलोमीटर तक मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन 3 किलोमीटर बाद मुझे मिल गई ब्लैक आइस और वहाँ से भाई मेरी राइड बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई। अब सुनसान रोड था, दूर दूर तक कोई नहीं, मैं वहाँ पे अकेला। और अब तक मेरी बाइक 10 बार गिर चुकी थी और जब 11वीं बार मेरी बाइक गिरी ना, तो वो कुछ ऐसा हुआ, पहले मैं गिरा, मेरे पैर के ऊपर बाइक गिरी। अब ना मैं उठ पा रहा हूँ ना मैं अपनी बाइक को उठा पा रहा हूँ। तो बस मैं वही स्नो पे पड़ा हुआ था तकरीबन 7-8 मिनट, इस होप में कि कोई आके यार मेरी बाइक उठा ले। एंड लकीली थोड़ी देर बाद एक पिकअप ट्रक वाला आया, फिर उसने मेरी बाइक उठाई, मुझे उठाया, मुझे 3-4 बातें सुनाई कि भाई इतनी भयानक स्नो में तुम यार क्या कर रहे हो बाइक पे, हम ट्रक लाने में यहाँ पे 10 बार सोच रहे हैं। तो उसने कहा कि देखो अभी आपका आगे जाना इम्पॉसिबल हो चुका है, तो एक काम करो, अपनी बाइक को मेरी ट्रक में डालो और मैं आपको अपने होटल तक छोड़ देता हूँ। एंड नो जोक भाई, आगे जाके मौसम इतना ज़्यादा भयंकर हो गया, एक्सट्रीम स्नोफॉल शुरू हो गई। एंड फिर उसने सेफली मुझे उसी होटल में छोड़ा जहाँ से मैं निकला था। और मेरे को याद है वो होटल वाले की शक्ल, मतलब वो भी मेरे मज़े ले रहा था यार। बोलता है कि भाई यार मैंने तो आपको बोला ही था। और वहाँ पे मेरा ऑरा -1000 में चले गया। खैर मैं डरा हुआ ज़रूर था, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी थी। मैंने कहा था कि बैंचो करके दिखाएंगे। अगले दिन जब मौसम साफ हुआ, मैं निकल पड़ा रामपुर के लिए। और आज रोड की कंडीशन काफ़ी अच्छी थी, मतलब थोड़ी बहुत स्नो थी रोड पे, बट कल जितना भयंकर नहीं था। और कुछ शाम को 6-7 बजे तक मैं रामपुर पहुंच भी जाता हूँ। अगले दिन में कुछ खास हुआ नहीं, मैं रामपुर से रेकोंगपियो पहुंचा। लेकिन अब यहाँ से मेरा असली एडवेंचर शुरू होता है। 24 जनवरी से मैं अपने रेकोंगपियो के होटल से निकलता हूँ नाको के लिए। एंड आज वेदर काफ़ी ज़्यादा टेंस था, थोड़ा बहुत मूडी वेदर था। इनफैक्ट वेदर फोरकास्ट में बता भी रहा था कि स्नोफॉल के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, मगर इस बार मैं पूरी तरह से रेडी था। फिर आगे बढ़ता गया, नज़ारे भी अच्छे दिखने लगे, बट फिर स्नोफॉल के बदले बारिश शुरू हो जाती है। एंड जो मैं ग्लव्स थे ना, वो अंदर से पूरे गीले हो चुके थे। अब -10 डिग्री में गीले ग्लव्स के साथ मैं राइड कर रहा था। जो हाथ थे ना मेरे, ये एकदम ठंडी से अकड़ गए थे, लाल हो गए थे, इनमें जलन होना शुरू हो चुकी थी। और फिर थोड़ी देर बाद स्नोफॉल भी शुरू हो जाती है। दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि भाई कहाँ फंस गए यार। मगर सच बोलूँ तो मज़े भी आ रहे थे, इस चीज़ का अपना एक अलग मज़ा है। बट मुझे मालूम पड़ गया था कि अगर अभी कहीं रुक के मैं आग नहीं सेकता हूँ तो मेरे साथ बहुत बुरी प्रॉब्लम हो सकती है। फिर 3 किलोमीटर बाद मुझे स्पीलो नाम के गाँव में एक कैफ़े मिला, और जैसे वो कैफ़े में एंटर किया, मैं जो हाथ थे ना मेरे, एकदम कंटिन्यूसली थर ऐसे करके काँप रहे थे। इनफैक्ट जो भट्टी होती है ना, उसको मैंने पकड़ लिया था अपने हाथों से, मगर फिर भी मुझे थोड़ी देर तक गर्माहट महसूस ही नहीं हुई। जब बर्फीला तूफान थमा, तब मैंने अपनी राइड दोबारा स्टार्ट करी और बस अभी कुछ ही किलोमीटर बचा था नाको। मगर उससे पहले मुझे एक बाइकर का ग्रुप मिल गया जो कि रोड पे फुल मज़े कर रहे थे, और मैंने भी उनके साथ थोड़ी बहुत वाइब मैच कर ली। अब यहाँ से क्या हुआ, हमारी जान पहचान शुरू हो गई। फिर कॉन्टैक्ट्स भी एक्सचेंज हुए। फिर उन्होंने मुझे ऑफर किया, एक काम करो तुम भी हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लो। अब देखो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको बाइकिंग करनी चाहिए। आज की डेट में दुनिया में आपको कहीं भी ब्रदरहुड नहीं मिलेगा, मगर बाइकिंग में आज भी ब्रदरहुड जिंदा है। ऐसे ही अनजाने एकदम अपने बन जाते हैं। तो फिर मैंने भी उनका ग्रुप ज्वाइन कर लिया और अब हम 10 लोग का एक ग्रुप बन गया, जिसमें 5 बाइक थी
और एक कार थी। अब मुझे तो ना को रुकना था, बट अब ग्रुप ज्वाइन कर लिया है। अब उन्होंने इंसिस्ट किया कि एक काम करते हैं यार कि ताबो चलते हैं, जो कि नाको से कुछ 63 किलोमीटर्स दूर है। अब देखो बाकी जगहों में और स्पीति में क्या डिफरेंस है। बाकी जगहों में जब सूरज ढलता है तो तापमान ग्रेजुअली कम होता है, चीज़ें धीरे धीरे ठंडी होना शुरू होती है। मगर स्पीति और लद्दाख की भी बात कर रहा हूँ मैं। स्पीति और लद्दाख जैसे जगहों में क्या होता है, जैसे ही सूरज ढलता है तो तापमान एकदम से ड्रॉप लेता है, और यही हुआ। -13 का टेम्परेचर हो गया। एंड लेट मी टेल यू, -13 में बाइक चलाना इज़ कम्प्लीटली नॉट ए जोक, इट्स डैम डिफिकल्ट। अब -13 टेम्परेचर है, मगर आप बाइक चला रहे हो तो एटलीस्ट 40-50 की तो स्पीड होगी। तो उसको हम ऐड करें टेम्परेचर के साथ में तो -13 नहीं, टेम्परेचर -16 या फिर -17 तक पहुंच जाता है। एंड ये इट्स डैम डिफिकल्ट। एक पल के लिए हमने हार मान भी ली थी, सोचा कि यार यहीं पर टेंट लगा देते हैं। बट अगेन क्योंकि हम ग्रुप में है, मेजॉरिटी विंस, सबने इंसिस्ट किया कि नहीं यार ताबो तो जाएंगे ही। तो ऐसे करते करते -13 में रात 8 बजे हम पहुँचे ताबो। अब जैसे ही हम ताबो पहुँचे ना, नॉर्मली क्या होता है, हम लोग सोचते हैं कि यार होटल ढूंढना है, लेकिन हमारे दिमाग में सबसे पहली जो सोच आई कि भाई हमें अपने हाथ और पुट्ठे गर्म करने हैं। तो जल्दी से हमने अपना एक कैंपिंग का स्टोव निकाला और आधा घंटा वहीं पे बैठ के आग सेकी। उसके बाद हम लोग ने फिर जाके एक गेस्ट हाउस लिया। मगर ये तो बस एडवेंचर की शुरुआत थी, एक्सट्रीम एडवेंचर कल होने वाला था। अगले दिन जैसे ही मैं अपने गेस्ट हाउस के बाहर निकलता हूँ तो मुझे अपनी लाइफ का सबसे बेहतरीन नज़ारा मिलता है। सूरज पूरा बादलों में ढक चुका था, हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही थी, और इस पल को हम बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करते हैं। मगर एंजॉय करने के चक्कर में कब 2 बज गए हमें पता ही नहीं चला, और तब हमने अपनी राइड स्टार्ट करी। द रोड टू काजा इज़ वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग रोड इन विंटर्स, बिकॉज इसमें आपको ऑफ रोड भी मिलता है एंड ब्लैक आइस भी मिलती है, एंड इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल प्रो से प्रो बाइकर का भी यहाँ पे गिरना। तो 4 किलोमीटर बाद हमारा गिरने का सिलसिला शुरू हो गया था। शुरुआत मुझसे हुई थी एंड फिर मेरे पीछे पीछे बाकी लोग भी गिरने लग गए। तब हमें रियलाइज़ हुआ कि अभी राइड डिफ़िकल्ट हो चुकी है, तो हमें अपनी बाइक पे रस्सी बांध लेनी चाहिए। अब देखो, रस्सी बांधने के बाद भी हम गिर तो रहे थे, पर एटलीस्ट जो हमारी बाइक थी वो रोड पे ट्रैक्शन बना दी थी। और देखते ही देखते फिर सूरज भी ढल गया, तापमान गिरने लगा, स्नो मतलब बर्फीला तूफान भी आना चालू हो गया, और काजा अभी भी कुछ 35 किलोमीटर दूर था। तो हमें पता चल गया था कि भाई काजा पहुंचना तो मुश्किल है। तो हम देखते कि हमारे सबसे क्लोजेस्ट गांव कौन सा है। लेते नाम का गांव था, जो कि हमारे यहाँ से कुछ 5 किलोमीटर दूर था। हम ये सब डिस्कशन कर ही रहे थे, ये कुछ 7-8 बजे की बात है, ये सब हम डिस्कशन कर ही रहे थे। तब मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि भाई कुछ तो गलत है, कुछ तो मिसिंग है। हम 5 बाइक और एक कार थी, बट अभी फ़िलहाल एट द मोमेंट हम सिर्फ 4 ही बाइक हैं। तो एक बाइक जो सबसे आगे चल रही थी और एक कार जो सबसे पीछे चल रही थी, दोनों ही गायब है। अब सोचो भाई, ठंडी इतनी है, अंधेरा इतना है, इतना सब झमेला है, और उतने में हमें पता लगता है कि हमारे कुछ लोग ही गायब हैं। अब हम उन्हें ढूंढने जा भी नहीं सकते थे, बिकॉज इतनी मुश्किल से हमने इतना फासला तय किया था, और पीछे वापस जाना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। और दूसरी बात, अब सच बोलो तो हम चाह के भी नहीं जा पाए, बिकॉज जो हमारे 4 में से 2 बाइक थी वो ख़राब हो चुकी थी। तो अब उन्हें भी हम उस सिचुएशन में छोड़ के जा नहीं सकते थे। तो फिलहाल के लिए हमने ये सोचा कि हमारी जो सिचुएशन है हमें इससे बाहर निकलना चाहिए। तो वो जो 2 ख़राब बाइक्स थी, हमने उन्हें पहाड़ों के बीच में छोड़ दिया, और कुछ लोकल की हेल्प से हम लेते गांव में पहुंच गए। और फिर रात में हमें उन मिसिंग कार और मिसिंग बाइक की इन्फॉर्मेशन भी मिली। जो कार थी वो पीछे किसी गाँव में रुकी थी, बिकॉज वो एक चढ़ान चढ़ नहीं पा रही थी। मगर जो बाइक वाला था भाई, वो काजा पहुँच गया है, पता नहीं कैसे, मगर वो काजा पहुंच गया था। आई डोंट नो। अगले दिन फिर हमें कार वालों का फ़ोन आया कि वो तो काजा पहुंच गए हैं। तो बस अभी हम 4 बाइकर्स ही बचे थे। तो सबसे पहले हम वो 2 बुलेट्स लेने गए जो हमने रात में पहाड़ों में छोड़ दी थी, एंड लकीली वो एकदम आराम से स्टार्ट हो गई, और हम निकल पड़े काजा के लिए। मुझे आज भी एकदम परफेक्टली याद है, मैं सिर्फ काजा के गेट से 50 मीटर की दूरी पे था, और मेरी बाइक की रस्सी टूट गई। एंड ये रस्सी नहीं टूटी थी, ये मेरी उम्मीद टूटी थी काजा तक पहुंचने की, बिकॉज अभी मेरी गाड़ी जगह से हिल ही नहीं रही है, क्योंकि वो ट्रैक्शन ही नहीं बन रहा है। तो धक्के मारते मारते 50 मीटर मुझे कुछ 10-15 मिनट लग गए, सिर्फ मैं काजा के गेट तक ही पहुंच पाया, और मैं वही हार मान गया। और भाई मैं वहीं पे सो गया।
मैं खुद को ज़्यादा पुश भी नहीं कर रहा था बिकॉज ऐसी जगहों पे एल्टीट्यूड सिकनेस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और मेरे से कुछ 30-40 कदम दूर एक और बाइकर था अक्षय, उसकी भी रस्सी टूट गई थी तो वो वहाँ पे बैठा हुआ था। और जो बचे 2 बुलेट वाले थे वो तो पहुँच गए थे होम स्टे और मैं वही रोड पे लेटा हुआ था। फिर कुछ देर बाद होम स्टे से मदद आती है और मैं और अक्षय अपनी बाइक को वही गेट पे खड़ी करते हैं और कार में चले जाते हैं हम काजा के होम स्टे और फिर वहाँ पे हम सब वापस रीयूनाइट होते हैं। अब देखो स्पीति राइड तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी, हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच गए थे काजा। अब बस बचा था इस जगह को थोड़ा एक्सप्लोर करना। वैसे कार वाले तो अगले दिन वापस अपने घर चले गए थे बिकॉज उन्हें कुछ ज़रूरी काम आ गया था। बस अभी हम 5 बाइकर्स ही बचे थे और हम चल पड़े काजा को एक्सप्लोर करने। उस दिन फिर हम चीचम ब्रिज गए, हम की मोनेस्ट्री गए और हमें वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस भी जाना था बट अनफॉर्चुनेटली स्नो की वजह से वो बंद था। और ये सब एक्सप्लोर करने के बाद हम वापस चले गए अपने गेस्ट हाउस। अब राइड पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, अब वक्त है वापस घर लौटने का और हमें वापस उसी रूट से जाना है जिससे हम आए थे बिकॉज काजा और मनाली का जो सर्किट रूट है वो ये मौसम में बंद था। फिर हमने अपनी बाइक पे रस्सी बांधी एंड आज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एटलीस्ट नाव को पहुंच जाएंगे बिकॉज अभी रोड काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, धूप की वजह से ऑलमोस्ट सारी स्नो भी मेल्ट हो चुकी थी। हम ताबो से कुछ 5 किलोमीटर दूर थे तब वो चीज़ हुई जो हमने से किसने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करी थी। मुझे याद है सब नोटिस करने वाला सबसे पहले मैं ही था। मैं एक ढलान से नीचे उतर रहा था, उसके आगे मतलब ढलान ख़त्म होने के बाद एक पूरा बड़ा सा मैदान था। मैं ढलान से नीचे उतर रहा था, लेफ़्ट साइड में मैंने देखा कि पत्थरों में एक बाइक पड़ी हुई है, एक आदमी वहाँ लेटा हुआ है, एक आदमी वहाँ लेटा हुआ है। मैं समझ गया कि भाई हो गया कांड, ये हमारा ही राइडर है। तो सीन कुछ ऐसा हुआ था कि वो भी ढलान से नीचे उतर रहा था एंड उसका जो मास्टर सिलेंडर था बाइक का उसने एयर पकड़ ली और ब्रेक लगानी, वो जाके घुस गया पत्थरों में। और जो पिलियन था, आई मीन टू से उस बाइक पे 2 लोग बैठे हुए थे, तो जो पिलियन था वो उड़ के गिरा तो उसका जो हाथ था वो फ्रैक्चर हो गया। एंड जो बाइकर था, हमको सबसे पहले लगा कि भाई सबसे बुरी जो है वो राइडर को ही लगी है क्योंकि वो उठ ही नहीं पा रहा था, बट फॉर्चुनेटली उसको इतना सीरियस प्रॉब्लम थी नहीं, उसके कमर में कुछ दिक्कत हो गई थी। तो सबसे पहले हमने फिर जल्दी से एम्बुलेंस बुलाई, एम्बुलेंस आई, उन्हें रामपुर लेके गई एंड जो उनकी बुलेट ख़राब हो गई थी अब वो चलने की कंडीशन में नहीं थी, हमने उसे वही छोड़ दिया। रॉयल एनफील्ड वालों को फ़ोन लगाया तो वो बाद में आके उस बुलेट को ले गए। फिर हम भी रामपुर पहुँचे, वहाँ जाके हमें पता चला कि भाई चलो कुछ भी ऐसा सीरियस इशू नहीं है, भले उसका हाथ फ्रैक्चर हुआ है बट कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं है। एंड जो राइडर था उसको उतना बुरा लगा नहीं था, तो उनकी तो राइड वही ख़त्म हो गई और एक और फिर बाइक वाला उनके साथ रुक गया ताकि उनकी वो देखभाल कर सके। एंड शायद से बाद में वो बस या फिर कोई चीज़ में गिर गए थे। अब ये पैटर्न देखो, मैं गया अकेला था, फिर मेरे से 10 लोग जुड़े, 10 से फिर हम 5 हुए, 5 से फिर हम 3 हुए, अब वापस मैं अकेला होने वाला हूँ बिकॉज रामपुर से हमारे रास्ते अलग होने वाले थे। तो जो 2 राइडर्स थे उन्हें जाना था हरियाणा, तो वो चले गए अपने रास्ते और मुझे जाना था मनाली, मैं चले गए अपने रास्ते। तो ऐसे कुछ मेरी ये रोमांच भरी राइड ख़त्म हुई। वैसे तो मैंने इस पर पूरी एक सीरीज़ बनाई है बट अगर किसी के पास उतना टाइम नहीं है पूरी सीरीज़ देखने का तो ये वीडियो भी देख सकता है, मतलब समरी तो मैंने पूरी सीरीज़ की दे ही दी इस वीडियो में। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। पहली बार मैंने कुछ अलग ट्राई किया है एंड हाँ, कुछ देर तक अभी कैंपिंग वीडियोस नहीं आएगी। मैं विंटर कैंपिंग का ट्राई कर रहा हूँ बट मैं 100% एश्योरिटी दूंगा नहीं कि विंटर कैंपिंग आएगी ही आएगी, मैं ट्राई कर रहा हूँ। बट इसके बाद 2 बड़े वीडियोस आने वाले, मेरे दोनों सिनेमैटिक ट्रैवल वीडियो है, सो उसका ज़रूर वेट करना। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।